तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपका एक तरह से आप एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि हमने वाज वर और इजमार का यूज सिंपली किया है, हैज हैव का यूज भी हमने किया है और ये तो आपने किया होगा हैज के साथ टू, हैव के साथ टू, ये यूज भी आपने किया है बहुत बार और आप इसका अच्छे से मीनिंग भी जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसका रियल सेंस क्या है? वाज वर और इजमार के साथ टू का और हैज हैव के साथ टू का, इनका रियल सेंस आखिर है क्या? तो देखिए कई बार आप ऐसा सुनते हैं इज टू, एम टू, आर टू या फिर वाज टू, वर टू, इस तरह से सुनते हैं, यानी कि इजमार और वाजवर के साथ टू। तो इसका मतलब है कि काम पहले से निश्चित है, मतलब वो जो भी काम है वो पहले से निश्चित कर दिया गया है और अब आपको वो काम करना है या फिर किसी को भी सब्जेक्ट को वो काम करना है। तो ये इनका छोटा सा मीनिंग है। और जो हैज हैव के साथ टू है, इसका मतलब है कि काम तो करना है परंतु पहले से निश्चित नहीं है। काम तो करना है परंतु पहले से निश्चित नहीं है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो हैज हैव टू है ये कंपल्सन के लिए यूज होता है। अब यदि आप इन बातों को अपने दिमाग में रखकर इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आज आपकी इंग्लिश डेफिनेटली जो है थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए इज एम आर के साथ टू का यूज, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, इसका मतलब है कि नॉर्मली कोई काम करना है, किसी व्यक्ति को नॉर्मली कोई काम करना है, लेकिन वो जो काम है वो पहले से ही मतलब निश्चित है या फिर पहले से डिसाइड कर दिया गया भाई उसे ये काम करना है। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी के घर में शादी है और जब किसी के घर में शादी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये होता है कि भाई काम बहुत ज़्यादा होता है और हर किसी को काम बांट दिया जाता है, भाई तुझे ये काम करना है, उसे वो काम करना है, मुझे ये वाला काम करना है। और इसी तरह से जब शादी में आपके जो खाना बनाते हैं हलवाई, हलवाई में आप अकेला तो हलवाई होता नहीं है, उसके साथ और भी उसके चेला चंटारी होते हैं। तो वो क्या करता है, हलवाई जो उनका मेन होता है वो उनको काम बांट देता है, भाई तुझे पूरी बनानी है, उसे सब्जी बनानी है और उसे वहां से ये काम करना है, उसे गाजर का हलवा बनाना है, उसे तंदूरी बनानी है। तो मतलब जो भी है वहां पर वो अपने काम को पहले ही डिवाइड कर देता है। तो अब हर किसी के लिए काम पहले से तय है, पहले से डिसाइड कर दिया गया है। अब उसके बाद यदि कोई सिचुएशन आती है और उनको वो काम बताना पड़ जाए, नहीं नहीं भाई मुझे तो ये काम मिला हुआ, मैं तो ये करूंगा, मुझे ये करना है, तो नॉर्मली कोई काम करना है, यहाँ पर कंपल्सन नहीं है कि भाई हाय हाय आपको करना ही है। समझ में आया? तो इज एम आर टू का ये कुछ इस तरह से सेंस होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स आते हैं। अब देखिए ये कहां पर यूज होंगे, इज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही सी इट, ये आपके थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। एम यूज होगा आई के साथ, ये तो हमेशा आई के साथ यूज होता है। और जो भी बच जाते हैं इन दोनों के अलावा ये जो बच जाते हैं सबके साथ आर का यूज करना है और फिर टू लगा देना है। देखिए एग्जांपल, मुझे देखनी है, क्या देखनी है, फिल्म देखनी है। तो मैंने यहाँ पर फिल्म लिखी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, मुझे देखनी है, भाई मुझे फिल्म देखनी है। अब मान लीजिए फिल्म का जो टाइम है आने का वो है रात को 8 बजे और आपका जो दोस्त है वो दोस्त क्या है, वो 7:30 बजे आ जाता है और आपसे बोल रहा है भी चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए, शाम हो गई है, सैर करने के लिए चलते हैं। अब आप बोले नहीं नहीं मुझे फिल्म देखनी है, मतलब मेरा टाइम फिक्स डिसाइड कर देगा है भाई मुझे इस टाइम पर ये काम करना है। अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको फिल्म देखनी ही है, लेकिन आप ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरा जो टाइम टेबल है वो फिक्स कर दिया गया है, मुझे तो फिल्म ही देखनी है, मुझे तो कपड़े ही धोने, मुझे तो बासन ही मांजने, तो मतलब ये टाइम आपका फिक्स है। तो तब आप उस टाइम को बताने के लिए यूज कर सकते हैं इज एम आर के साथ टू का। आप यहाँ पर हैज और हैव उनका यूज नहीं करोगे। यदि आपको इनके बारे में अच्छी सी नॉलेज है तो बोलोगे आई एम टू वॉच, यानी कि मुझे देखनी है क्या फिल्म, तो लास्ट में फिल्म लिख सकते हो, आई एम टू वॉच मूवी, फिल्म, जो भी आपको बोलना है। एक और देखिए, उसे एग्जाम देना है, उसे एग्जाम देना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई देखिए एग्जाम की जो डेट है वो पहले से ही फिक्स होती है और यहां तक कि उसका टाइम भी फिक्स होता है कि भाई फलानी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक आपका एग्जाम होगा। तो सारी चीजें पहले से डिसाइड है। अब आप बोल रहे हैं कि आपका जो दोस्त आया था वो बोल रहा है चलो बाहर चल रहे हैं, अब मान लीजिए उस दिन उससे अगले दिन आपका एग्जाम है, तो बोलोगे नहीं, मतलब नहीं। अब जो आपके घर वाले हैं उन्होंने आपको देख लिया कि वो आपसे ऐसा बोल रहा है कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं, आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, नहीं उसे एग्जाम देना, वो कहीं नहीं जाएगा, तो ही इज टू गिव द एग्जाम। अब देखिए मैंने गिव लिखा है, आप यहाँ पर टेक का यूज कर सकते हैं और डू का यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, कुछ बच्चे गिव से ही समझते हैं तो मैंने गिव लिख दिया, तो आप टेक का यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो उसे एग्जाम देना है तो मतलब ही इज टू गिव द एग्जाम। एक और देखिए,
तुम्हें मेज साफ करनी है, मतलब मेज साफ करने का काम तुझे सौंप दिया गया है, तो बोलोगे यू आर टू क्लीन द टेबल, यू आर टू क्लीन द टेबल। इस तरह से अब मान लीजिए आपको बोला था टेबल क्लीन करने के लिए और आप जाकर करने लगे वहां पर कुर्सी को साफ, तो कोई आपसे बोल सकता है यू आर टू क्लीन द टेबल, मतलब आपको टेबल क्लीन करनी है। अब यदि कंपल्सन दिखाना भाई तुझे टेबल ही करनी है, अब देखिए ये तो नॉर्मली वाक्य है कि भाई करो मत करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यदि कोई मतलब ये बोलने लगे भाई तुझे टेबल ही क्लीन करनी है, कुर्सी पुर्सी छोड़ टेबल को जाकर क्लीन कर, वो ये तेरा काम, तब आपको इजम आर का यूज नहीं बल्कि किसका, हैज हैव का टू के साथ यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कोई काम करना है, सेम टू सेम यही इसका मीनिंग है जो यहाँ पर इज एम आर टू का है। लेकिन हैज हैव के साथ टू का मतलब है कि ये कंपल्सन को भी दिखाता है और ये आपका नॉर्मली वर्क को दिखाता है, कंपल्सन को दिखाता है यहाँ पर। अब देखिए स्ट्रक्चर तो सबको पता है और हैज हैव टू तो सब जानते भी हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव के साथ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज देखिए यहाँ पर जो हैज है ये यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही सी इट और थर्ड पर्सन के साथ, मतलब जो सिंगुलर के अंदर आते हैं, समझ में आया। अब देखिए उसे एग्जाम देना है, यहां पर भी हमने ये सेंटेंस लिखा है और पीछे देखिए यहां पर भी उसे एग्जाम देना है। तो यहां पर एग्जाम के लिए टाइम फिक्स है, किसके लिए टाइम फिक्स है, एग्जाम के लिए। अब यहां पर देखिए उसे एग्जाम देना है, तो भाई यहां पर बोल दिया ही हैज टू गिव एग्जाम। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपके जो घर वाले हैं वो बोल रहे हैं भाई इसे एग्जाम देना है, इसे पढ़ाई करने दो, मतलब अब यहां पर ये इसकी मजबूरी है कि भाई इसको एग्जाम देना है इसलिए इसको पढ़ाई करनी है। तो कैसे बोला है, उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी, मतलब एग्जाम देना है इसलिए इसको पढ़ना। अब ये भी आपकी मजबूरी लगा लो, आपके लिए एक कंपल्सन वाला कार्य बन जाता है, मतलब आपको पढ़ना है, समझ में आ गया। ही हैज टू स्टडी, इसे पढ़ना है, इसे एग्जाम देना है, ही हैज टू गिव एग्जाम। एक और देखिए हमें फिल्म देखनी है तो बोलेंगे वी हैव टू वॉच मूवी, वी हैव टू वॉच मूवी। भाई आपका दोस्त आपको बुला रहा है कि भाई चलो, अब आप नॉर्मली ना लेकर उसको थोड़ा टाइटली लेकर बोलते हैं भाई हमें फिल्म देखनी है, हम कहीं नहीं जाएंगे, मतलब हमें फिल्म देखनी है तो देखनी है, हम कहीं नहीं जाना। ये आपका कंपल्सन एक तरह से, मतलब आपको कोई काम करना है, करना ही है, समझ में आ गया। हैज हैव के साथ टू का, तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंस करेंगे। एक और देखिए वाज वर के साथ टू, जैसे हमने इज एम आर के साथ टू देखा था उसी तरह से वाज वर के साथ टू का भी वही सेंस है, लेकिन ये जो काम है ये पास्ट में होगा। आप सब जानते हैं वाजवर का यूज पास्ट में करते हैं, तो नॉर्मली कोई काम करना था आपको और वो डिसाइड था, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वाजवर के साथ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ओ डब्ल्यू, मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए मुझे देखनी थी, वही बात है, मुझे देखनी है, मुझे देखनी थी, तो है तो आई के साथ एम आ जाएगा और थी तो वाज आ जाएगा, आई वाज टू वॉच। उसे वो करना था तो बोलोगे ही वाज टू डू दैट, ही वाज टू डू दैट, समझ में आ गया। इस तरह से तुम्हें मेज साफ करनी थी तो बोलोगे यू वर टू क्लीन द टेबल, यू वर टू क्लीन द टेबल। इस तरह से आप वाजवर का यूज कर सकते हैं टू के साथ, सिर्फ सेंस वही रहेगा जो इजमार वाला है, सिर्फ ये पास्ट की तरफ इशारा करके सेंटेंसेस को बनाता है। आगे देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर हैज हैव तो देख लिया, हैड का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको कोई काम करना पड़ा, क्या करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है हैज हैव टू की तरह, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। देखिए मुझे जाना पड़ा तो बोलोगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना था, ही हैड टू प्ले। अब देखिए किसी को कोई काम करना था पास्ट में तो बोलोगे आई हैड टू, मतलब जो भी वो सब्जेक्ट है उसके बाद आपको हैड टू लगाकर उस काम को लिख देना है। अब जैसे मुझे खेलना था आई हैड टू प्ले, उसे खेलना था ही हैड टू प्ले, और मुझे जाना पड़ा आई हैड टू गो, उसे जाना पड़ा ही हैड टू गो। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये जो हैड है ये सबके साथ लगेगा। अब यहाँ पर एक बात फोकस करने वाली ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर मुझे पड़ा वाला फीलिंग निकलेगी और कहाँ पर ये था वाली, करना था या जाना पड़ा, कहाँ पर निकलेंगे दोनों अलग अलग। तो ये देखिए जब आप किसी से कन्वर्सेशन करोगे ना तो आपको अपने आप ही वो सेंस निकल जाएगा, वो जो सामने वाला है ना वो अपना आप समझ जाएगा कि भाई ये इसलिए बोल रहा है। अब ये आपको कन्वर्सेशन से ही पता चलेगी। अब जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आप मेरी ग्रामर पर तो फोकस नहीं कर रहे, आप मेरी बात पर फोकस कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब यहाँ पर हम इंग्लिश को बोलते हैं तो हम उसके सेंटेंस पर फोकस करते हैं कि भाई ये कहना क्या चाहता है, तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। तो उससे पहले देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर डाउनलोड करें। और यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया तो इसको भी जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हैज हैव के साथ टू बी और इजमार के साथ टू बी, वो भी हम देखेंगे। तो हैज हैव के साथ टू बी, इसका मतलब है मस्ट। मस्ट मतलब कंपल्सन, कंपल्सन मतलब कोई काम किया जाना है, क्योंकि ये पैसे में बनेंगे, कोई काम किया जाना है।
इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज हैव के साथ टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। OW का मतलब है अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए कैसे, उसे पूछा जाना है। अब देखिए क्या है, पैसिव में है, किसके द्वारा पूछा जाना है ये नहीं बताया गया, लेकिन ये पैसिव में है तो बोलेंगे ही हैज टू बी आस्क्ड, ही हैज टू बी आस्क्ड, उसे पूछा जाना है। इसे भेजा जाना है तो बोलोगे इट हैज टू बी सेंट, इट हैज टू बी सेंट, इसे भेजा जाना है। इनको बताया जाना है तो बोलेंगे दीज हैव टू बी सोल्ड। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज फोकस करिए, एक तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है और अपने सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का यूज किया है, तो इस तरह से आप अपने मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का यूज किया है, तो इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नहीं है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर, क्योंकि ही का यूज़ तो हम किस किस में सब्जेक्ट में भी करते हैं और आपने यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट में भी कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पर ये ही सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है या नहीं है। यदि ये पैसिव में है और आगे जो कुछ भी है ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो पूरे पैसिव में होता ही नहीं है, अगर होगा तो लास्ट में होगा बाय लगाकर, बाय। समझ में आ गया? इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। एक और है इज एम के साथ, इज एम आर के साथ टू बी, इसका मतलब भी यही है, किया जाना है, और इसका मतलब भी यही है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर देखिए ये मस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है, तो मतलब ये नॉर्मली काम करेगा और ये नॉर्मली काम नहीं करेगा, ये कंपल्सन को दिखाएगा कि भाई करना ही है, मतलब ये चीज़ तो करनी है, नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, इस तरह से कुछ भाव निकलेगा। और यहाँ पर ये नॉर्मली है, भाई करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, भाड़ में जाओ। समझ में आया? देखिए इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें देखिए इस बार टू के साथ बी भी है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर इसको पैसिव में लेकर जाएंगे। तो उसके बाद इज एम आर के साथ टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए जूते धोए जाने हैं तो बोलोगे शूज आर टू बी वॉश्ड, शूज आर टू बी वॉश्ड, जूतों को धोया जाना है। उसे भेजा जाना है तो बोलोगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना है। मेज साफ की जानी है तो बोलोगे टेबल इज टू बी क्लीन्ड। अब देखिए हमने पीछे भी ये चीज देखी थी, लेकिन वो पैसिव में नहीं थी, ये चीजें यहाँ पर पैसिव में हैं। समझ में आ गया आपको काम? वो पैसिव में नहीं थी, ये पैसिव में है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, और वहां पर देखिए यहाँ पर हमने यूज की थी वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, और देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को आगे लिखा है, देखिए वहां पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो पैसिव में है। समझ में आ गया? आप इनको किस तरह से बनाएंगे आगे देखते हैं। आगे देखिए हेड के साथ टू बी, इसका मतलब भी ये है मस्ट, लेकिन ये पास्ट की तरफ इशारा करके बोलेगा कोई काम किया जाना था। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेड, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर OW मतलब अदर वर्ड्स। राहुल को पकड़ा जाना था तो बोलोगे राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल हैड टू बी कॉट। बर्गर को खाया जाना था तो बोलोगे बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर हैड टू बी ईटन। फोन को बेचा जाना था तो बोलोगे फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन हैड टू बी सोल्ड। इस तरह से आप किसका, इन सब का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं वाज वर्ब के साथ टू बी। अब ये सेंस दे गया, पास्ट में कोई काम किया जाना था, नॉर्मल वाला सेंस, और ये वाला जो हेड वाला था ये था कंपल्सन यानी कि मस्ट वाला सेंस। तो कोई काम किया जाना था पास्ट में, इसमें भी वो पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर लगेगा, सिर्फ आपका ये हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा यहाँ से, यानी कि पीछे हेड था तो यहाँ पर वाज वर्ब आ जाएगा। तुम्हें बताया जाना था तो बोलोगे यू वर टू बी, मतलब बताने को क्या बोलते हैं, टोल्ड, यू वर टू बी टोल्ड। उसे भेजा जाना था तो बोलोगे उसे भेजा जाना था तो बोलोगे ही वाज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना था, ही वाज टू बी सेंट। हमें पूछा जाना था तो बोलोगे वी वर टू बी आस्क्ड, वी वर टू बी आस्क्ड। तो इस तरह से वाज वर्ब के साथ टू बी का यूज कर सकते हैं, इज एम आर के साथ टू बी का, हैज हैव के साथ टू बी का, हेड के साथ टू बी का, और वाज वर्ब के साथ खाली टू का, इज एम आर के साथ टू का, हेड के साथ टू का, इन सब का आप यूज कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और अच्छे से समझ में आ भी गई है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।